हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया है मेरा ये वीडियो का सेशन जो है। अभी ये कंटिन्यू रहेगा लगातार। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आज टेस्ट 5 जो है विजन आईएएस का सॉल्व करेंगे। और अभी आप लोग जितने भी लोग नए हों, अगर इन टेस्ट की पीडीएफ आपको चाहिए होती है या फिर इंग्लिश के सारे टेस्टों की पीडीएफ और डेली का न्यूज़ कंटेंट आपको चाहिए होता है, यानी कि करंट अफेयर अपडेटेड चाहिए, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं वो भी, तो मेरा ये @ड्रीम CSC के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग नए हों इस चैनल पर, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अब आगे शुरू करते हैं हम टेस्ट को, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं प्लेलिस्ट रेडी कर चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको बाकी के 4 टेस्ट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 होगा। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। और भी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। देखिए, ये ओम फोटो स्टेट है। यहाँ पे ओम फोटो स्टेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो है, आप यहाँ से अपने टेस्ट मंगा सकते हो। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, यूपीएससी का स्टडी मटेरियल्स, मंथली मैगजीन्स, ओल्ड एनसीईआरटी, मेंस मटेरियल और ऑप्शनल का मटेरियल सारा मिल जाता है, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये इनका यूट्यूब का QR कोड है और ये इनका टेलीग्राम का QR कोड है। आप डायरेक्ट इन नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ये ऑनलाइन कुरियर की सुविधा भी देते हैं, तो आप चाहो तो घर बैठे भी यहाँ से मंगा सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्हत और अरहंत शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। देखिए, ये क्या है कि बौद्ध परंपरा से आते हैं। बौद्ध में भी कहाँ से? महायान बौद्ध से, ठीक है। सॉरी, ये महायान बौद्ध से आते हैं, ठीक है। पहले हम शब्दों को अर्हत कहाँ का शब्द है? ये संस्कृत में कहा जाने वाला शब्द है। और जो अरहंत है ये पाली में कहा जाता है। देखिए, कुछ तरह के शब्द होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, या इसका मतलब है कि महायान जो बौद्ध हैं उसकी परंपरा में ये इन शब्दों को यूज़ किया जाता है जहाँ पर आदमी अपनी इच्छाओं, लालसाओं और पीड़ाओं से मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए अर्हत शब्द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि पुनर्जन्म से मुक्ति को दर्शाता है। कैसे? इसमें पुनर्जन्म से मुक्ति को दर्शाता है, ओके। यानी कि पुनर्जन्म से मुक्ति को ये दर्शाता है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की ओर ये लेके जाता है। उनको अर्हत शब्द उनके लिए यूज़ किया जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे, जैसे कि एक स्टेटमेंट 1 देखेंगे। एक पुनर्जन्म लेने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो बौद्ध पथ पर दूसरों का मार्गदर्शन करता है, ये तो गलत हो जाता है। अलौकिक शक्तियों वाला एक पौराणिक व्यक्ति जो लोगों को आत्मज्ञान का प्राप्त कराने में मदद करता है, ये भी गलत है। एक ऐसा आत्मज्ञान से मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन संभव है कि वे अभी पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट सही है। ध्यान में माध्यम से, ये भी इसका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, इसका सही आंसर है। अब देखेंगे हम इसमें एक और बात करते हैं, बोधिसत्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बोधिसत्व भी अलग से है, ठीक है। अब बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व कौन होता है? जैसे स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो अभी दूसरे जो जीव हैं उनको दुखों से मुक्त कराकर उन्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि अन्य व्यक्तियों को दुखों से मुक्त करने का ये कार्य करते हैं। जैसे अन्य प्राणियों को मोक्ष प्राप्त कराना, जिसमें इसमें से इसके मुख्य 4 हुए हैं। जैसे अवलोकितेश्वर हुए हैं, मंजूश्री हुए हैं, मैत्रेय हुए हैं और क्षतिकर हुए हैं। देखिए, मंजूश्री भी एक महान बुद्धि, यानी कि महात्मा बुद्ध की महान, मतलब बुद्ध की महान बुद्धि के मंजूश्री दर्शाते हैं, ठीक है। और ये अपने लेफ्ट हैंड में नीला कमल पकड़े होते हैं और इस तरह से इनकी एक मूर्ति होती है। आप मंजूश्री डालना वहाँ पे, आप गूगल पे, तो आपको उनकी एक मूर्ति मिल जाएगी। मंजूश्री यानी कि सौंदर्यता। मंजूश्री का ना अनुवाद इनका करते हैं तो ये पाते हैं कि कोमल महिमा के रूप में पाया जाता है, ठीक है। बहुत सुंदरता के रूप में इन्हें दिखाया जाता है, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाता है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में दस्युओं के वर्णित दस्युओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऋग्वेद में जो वर्णित है दस्यु कौन थे? दस्यु थे भारत के मूल निवासी। भारत के मूल निवासी थे भाई ये भारत के, ठीक है, दस्यु। अब बात करेंगे और ओके, तो फिर जैसे बात करते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वे, देखो पहले तो बात करेंगे कि ये वे आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की पूजा करते थे। देखिए, आर्य क्या थे? ये सेंट्रल एशिया से आए गए हैं। एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है जिसमें ये सेंट्रल एशिया से आए माने जाते हैं। अब आप देखिए कि भारत के मूल निवासी दस्यु थे, तो दस्यु क्या, वहाँ जो आर्य बाहर से इंडिया में आ रहे हैं उनको क्या नाम है, उनके द्वारा जो देवी देवता पूजे जाते हैं, क्या उनको पूजा करेंगे? बिल्कुल नहीं, उनको पूजते नहीं थे, ठीक है। दूसरा देखेंगे, उनके नेता को त्रयोदस्यु कहा जाता है था। त्रयोदस्यु भी नहीं कहा जाता। त्रयोदस्यु का अर्थ क्या है?
त्रस दस्यु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दस्युओं का नाश करने वाला, यानी कि इनका नाश करने वाला। भाई ये इनका ऐसा देवता कैसे हो जाएगा जो इन्हीं का नाश करेगा? तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे वे मुख्यतः शिकारी और संग्रह करता थे, बिल्कुल सही है भाई, शिकारी और संग्रह करता, तो ये आर्य भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसलिए स्टेटमेंट एक ठीक है इसका, यानी कि स्टेटमेंट 3 सही है। दूसरी बात है कि जो दस्यु थे ना, ये गैर आर्य देवताओं की पूजा करते थे। कैसे देवताओं की पूजा करते थे? इन पर आरोप लगाया जाता है कि राक्षसों की पूजा करते थे, ठीक है। इन पर आरोप लगाया जाता है ये बेचारे राक्षसों की पूजा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जीआई टैग से संबंधित है। देखिए भारत में जीआई टैग कौन देता है और राज्य है, यानी कि देखिए कुछ ऐसी कलाएं होती हैं जो कि मतलब आपके अंत में होती हैं, यानी कि ख़त्म होने वाली होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, या फिर एक स्पेशल जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वहाँ से संबंधित कुछ कलाएं होती हैं जिनके आधार पर मतलब जिन्हें बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उन लोगों के उस आजीविका बढ़ाने के लिए उनको जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर उस कला का विकास हो सके। तो पहली बात तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है DPIIT, ये एक विभाग है, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, ठीक है। ये देता है जीआई टैग, यानी कि ये देता है जीआई टैग। अब हम बात करते हैं जैसे रूपा तारकसी के बारे में, यानी कि इसे सिल्वर फिलिग्री भी कहा जाता है। तो रूपा तारकसी कहाँ का है? देखिए ये गुजरात का नहीं है, ये उड़ीसा में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है नरसापुरा क्रोशिया लेस उत्पाद, ये आंध्र प्रदेश में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। असरीकंडी टेराकोटा शिल्प आसाम का है, बिल्कुल ठीक है। देखिए आसाम में टोटल 6 दिए गए हैं, यहाँ पर मैं 6 के आपको नाम बता देता हूँ। एक तो पानीमेट का शिल्प दिया जाता है, एक सारथे बारी, तीसरा आपको दिया जाता है जापी, एक है मिसिंग, सॉरी थोड़ी राइटिंग ऐसी आती है, मिसिंग हथकरघा उत्पाद, और बीहू ढोल, ठीक है, सॉरी बीहू ढोल ये दिया जाता है। और छठा यह व असरीकंडी ये हो ही गया, ठीक है। तो ऐसे 6 यहाँ पर जीआई टैग हमको दिए गए हैं। चौथा है कि अंबाजी वाइट मार्बल। अंबाजी वाइट मार्बल आप देखेंगे तो वाइट मार्बल जो है कि गुजरात में मिलता है अधिकांश, तो अंबाजी वाइट मार्बल के लिए यहाँ पर गुजरात को दिया गया, तो इसलिए इसमें से 2 तो ये गलत हो जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ मंदिर बनाने की अनुमति दी? देखिए क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना चाहिए। आप पहले तो एक समझिए कि मेघवर्मन कहाँ के राजा थे? ये तो भाई श्रीलंका के राजा थे। इन्होंने बोधगया में एक मठ मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो वैसे भी पूछ सकता है कि बोधगया में एक मठ मंदिर को बनवाने की मंजूरी दी थी, या किसने बोधगया में मठ मंदिर बनवाया था, ठीक है, और किसने अनुमति दी थी? जैसे अभी समुद्रगुप्त, इसका सही आंसर आता है समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने दी थी अनुमति, तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आप इसलिए ऐसे थोड़े क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, पहले हम बात कर लेंगे, अभी यहाँ पर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं जैसे अशोक की। अशोक कब से कब रहे थे? देखिए इनका जो ये टोटल जो जीवन काल रहा है वो 304 से लेकर 232 BCE तक रहा है, और जो इन्होंने रूल किया है वो रूल किया है 268 से लेकर 232 BCE तक, ठीक है। तो इन्होंने 268 से लेकर 232 तक BCE तक रूल किया। अब आप जानते होंगे अशोक ने शांति और अहिंसा की नीति का पालन किया था, है ना। तो जैसे अब दूसरा हो जाता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन कौन थे? पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के समय में देखेंगे आप, चीनी यात्री हुएनसांग इसके काल में आए थे, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 यानी कि 647 तक ईस्वी तक रहे थे। तीसरी बात हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो इसका आंसर तो देखो सी है, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त वन के पुत्र थे। तो अब चंद्रगुप्त वन के पुत्र थे, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनका जो काल रहा था 380 से लेकर 415 तक रहा था, ठीक है। 415 तक ईस्वी तक इनका काल रहा था। ये समुद्रगुप्त ने अशोक के विपरीत नीति, यानी कि साहित्य, जैसे अशोक ने अहिंसा और शांति की नीति का पालन किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने इसके विपरीत नीति का पालन किया था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, जैसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ओ सॉरी, मैं इसमें एक चीज़ गलत हो गई। 380 से लेकर 415 तक जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है। समुद्रगुप्त का जो काल रहा है वो 338 से लेकर 380 तक रहा है, ठीक है। सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
5 देखेंगे, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं है भाई शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन इसको देखो, सबसे पहले जो यूज़ की बात है, इसके यूज़ का क्रेडिट जो दिया जाता है वो दिया जाता है, क्रेडिट किसको दिया जाता है, ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है शून्य को। और ब्रह्मगुप्त कब थे, 7वीं सदी में ये हुए थे, ठीक है। ब्रह्मगुप्त को इसका क्रेडिट दिया जाता है। दूसरी बात है कि देखो, जैसे कि यूरोप में इसको फेमस बनाया था, मतलब कि अरब वाले जो लोग थे, अरबी लोगों ने से 873 ईस्वी में यूज़ करना शुरू किया था, और इसको यूरोप में इनको विस्तार किया था अरब ने, ठीक है। अरब ने यूरोप में विस्तार किया था शून्य का, ठीक है। जैसे अब देखेंगे हम कि आर्यभट्ट ने चंद्रमा बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए, आर्यभट्ट ने एक ही चीज़ बताई थी, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है, ये बताया था वराहमिर भाई साहब, इन वराहमिर जी ने इसको बताया था। बने अब हम बात करेंगे वराहमिर कौन थे। वराहमिर देखिए क्या थे, ये एक गणितज्ञ थे, साथ में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। और ये जो वराहमिर थे वो ग्रीक शब्द यूज़ करते थे ग्रहों की गति के लिए, तो ये ग्रीक शब्दों का यूज़ करने का कथन जाता है। और एक उन्होंने लिखी थी व्रत संहिता वराहमिर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ओके। अब देखेंगे वराहमिर ने चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के कारण की खोज की थी, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है, और इसलिए तीनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं, इसलिए आंसर हो जाता है कोई भी नहीं, डी आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, पहले तो पीएम अजय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएम अजय जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। अब मैं आपको पिछले टेस्टों में बता चुका हूँ, जो लोग भी इस वीडियो को नए देख रहे हो, पिछले टेस्ट जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देखिए, आपको वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि क्या 3 तरह की योजनाएं होती हैं, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कौन करता है, जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अब इसमें क्या है, जो देखो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको छात्रावास की सुविधा दी जाएगी, है। इसकी योजना के टोटल 3 घटक हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे बता देता हूँ घटक में। इसमें घटक में क्या है, एक तो आदर्श ग्राम की बात करता है, ये आदर्श ग्राम, एक सहायता अनुदान, ठीक है, यानी कि सब्सिडी की बात मान लो, सहायता अनुदान। तीसरा है छात्रावास की द्वारा, ठीक है। अब देखिए, हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसके किस तरह से हम इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि कैसे गलत हो जाता है स्टेटमेंट। देखिए, पीएम अजय का प्राथमिक उद्देश्य, आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे कि अभ्युदय करना है, अनुसूचित जाति का है, ठीक है। अब देखेंगे, अनुसूचित जाति के समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। भाई उद्यमिता कैसे बढ़ा देंगे जब तक उन्हें एडुकेट नहीं किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आप ऐसे कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसा ही कॉमन सेंस आपको यूपीएससी में भी लगाना है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे अभी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ बी की, आवास संबंधी भाई आवास संबंधी अभ्युदय करना, घर बनाने से कैसे अभ्युदय हो जाएगा योजना का, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब चौथा देख लेते हैं, सतत विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना को बढ़ावा देना। ये भाई ये कैसे, इसे रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो गलत हो गया। आप देखिए, किसी भी योजना को अगर आप बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट इसका है, अनुसूचित जाति के लोगों में गरीबी कम करने के लिए साक्षरता दर में वृद्धि करना, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। 3 घटक में बता चुका हूँ, आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास, ठीक है। तो इस तरह से इसका सी आंसर सही हो जाता है। और इसमें क्या है कि प्लस में एक और है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन को यहाँ पर बढ़ावा देना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कुछ परिसंघों के बारे में पूछा हुआ है। मराठा परिसंघ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसा हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे छत्रपति शिवाजी ने वही मराठाओं का वो क्या नाम है, मराठा राज्य की स्थापना की थी। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी जी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। यहाँ पर मृत्यु होने के बाद मराठा साम्राज्य क्या है कि कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो गया और उसके बाद में फिर पहले तो ये इनकी मृत्यु के बाद कमज़ोर हो गया, दूसरा 1707 में औरंगजेब भी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, यानी कि औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मराठा परिसंघ स्थापित होता है। कब मराठा परिसंघ स्थापित होता है, ये 18वीं सदी का हुआ है, 18वीं सदी में हुआ है। और दूसरी बात है ये कि क्या हुआ है कि मराठा परिसंघ क्या है, एक गठबंधन था, ठीक है। जैसे अलग अलग राज्यों में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे थे ये अपने अपने एरिया में, ठीक है। तो दूसरी बात एक और की थी, जो शिवाजी के जो पौत्र थे, उन पौत्र का नाम था साहू महाराज, आपने सुना होगा साहू जी। साहू ने जो ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण, भट्ट जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को पेशवा के रूप में
इस परिवार को पेशवा बना दिया, ठीक है। तो पेशवा कौन होता था यहाँ का, आज के टाइम वाले बोलेंगे तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बाद में क्या है कि शाहू ये कहने लगे कि ये उत्तर की तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, और 1749 में शाहू की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये ब्राह्मण भट्ट परिवार का जो पेशवा का ये पद था, ये कौन सा हो गया, ये वंशानुगत हो गया, ठीक है, वंशानुगत हो गया। अब इन सबसे नाराज होकर अलग से ये जो है गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, इन्होंने एक अलग से स्वतंत्र राज्य बनाने की बात ये करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने पुणे में 5 मराठा जो प्रमुख थे उन्होंने एक परिसंघ गठित किए। उसके बाद जैसे गायकवाड़ आते हैं तो गायकवाड़ आपके बड़ौदा के गायकवाड़ आते हैं, देखिए हम देखेंगे बड़ौदा में होते हैं गायकवाड़। भोसले जो थे, भोसले आपके नागपुर के हैं, होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 2 मैच हो रहे हैं, तो आंसर होगा इसका बी। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से थोड़ा सा स्टोरी से आप याद करोगे तो ज़्यादा इजी से आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। यहाँ पर हम देखेंगे घरानों से। ध्रुपद संगीत के बारे में बात कर रहा था। देखिए भारत में जो हिंदुस्तानी संगीत होता है, हिंदुस्तानी संगीत 2 तरह का होता है, एक होता है ध्रुपद संगीत, एक होता है ख्याल संगीत, ठीक है। जैसे ध्रुपद संगीत क्या होता है, सबसे पुराना ध्रुपद संगीत है और राजा मान सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। ये क्या है, सबसे पुराना है। और आप मौखिक ही सुन लीजिए, थोड़ा सा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा, और राजा मान सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। तीसरी बात है कि इसमें देखो जैसे तानसेन, बैजू बावरा, और इसमें कुछ घराने थे। इसमें जो घराने हैं वो तलवंडी घराना और डागरी घराना और दरभंगा, बेतिया, विष्णुपुर घराना, ये सब ध्रुपद संगीत से संबंधित है। देखिए आगरा, ये तीनों इसके सही हैं, ठीक है, ओल्डेस्ट हो गया। और इसके बाद अलावा इसमें कौन कौन से आएंगे, तलवंडी घराना, और साथ में आ जाएगा डागरी, ठीक है, सॉरी डागरी घराना। ये 2 घराने और हैं, यानी कि टोटल 5 घराने इससे संबंधित है। तीसरा हम बात करते हैं ख्याल की, ठीक है, ख्याल। अब ये जो ख्याल है, और यहाँ पर जो है ये कि थोड़ा सा इजी होता है इसके मतलब तुलना में, ध्रुपद की तुलना में। अब ये इसको किसने भाई उत्पत्ति की थी, इसकी अमीर खुसरो जी ने इसकी उत्पत्ति की थी, ख्याल की अमीर खुसरो ने। अब इसमें जो गायक होता है वो थोड़ा स्वतंत्र ज़्यादा होता है, यानी कि ध्रुपद के मुकाबले इसमें अधिक स्वतंत्रता के साथ में वो गायक कर सकता है। इसमें देखो और 2 पार्ट होते हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल भी होता है। और इसमें कुछ प्रमुख घराने हैं जैसे कि किराना, ग्वालियर, पटियाला, जयपुर, आगरा घराना, वो ख्याल से संबंधित है। तो ख्याल से संबंधित है आगरा। देखिए दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, किराना, ग्वालियर, पटियाला, जयपुर, आगरा घराना, ये ख्याल गायकी से संबंधित होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए भाई साहब तानसेन जी के बारे में बात हो रही है। तानसेन का पूरा नाम क्या था, रामतनु पांडे था। और इन्होंने अकबर ने इन्हें जो मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है, अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। तो ये अलग से आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक क्रम में, यानी कि उसके जब उनका गठन हुआ, जैसे कि उसमें स्लूब, तुलू, संगम, अराबिदु, ये वंश हुए थे। ये मैंने तो ऐसे ही मौखिक याद किया हुआ है। तो देखिए कि विजयनगर जो साम्राज्य थे, ये सबसे पहले जो है 1336 में संगम वंश हुआ था, ठीक है। 1336 में संगम, हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने इसका गठन किया था, ठीक है। यहाँ पर हरिहर बुक्का ने इनका गठन किया था। इसी में एक शासक थे देवराय सेकंड। इसमें कौन से, देवराय सेकंड। इन सेकंड ने सबसे पहले सिलोन, यानी कि सिलोन से कर वसूला था। आप ये ध्यान रखिए, सिलोन से कर वसूलने वाला पहला शासक हुआ था देवराय सेकंड, ये आपको याद रखना होगा। प्लस इसने एक और क्या था, इसने मुस्लिम्स को अपनी सेना में, यानी कि जो मुस्लिम्स थे, जो धनुर्धारी थे, यानी कि धनुष्बाण चलाना जानते थे, उनको भी नियुक्त किया था। अब ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बना सकता है कि सबसे पहले सिलोन से कर इकट्ठा करने वाला और साथ में अपनी सेना में मुस्लिम धनुर्धारियों को नियुक्त करने वाला शासक कौन सा था। तो देखिए इसके कुछ फेमस, मतलब कि कुछ प्रतापी शासक हुए हैं, जैसे कि कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, ऐसे करके, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि देवराय सेकंड ऐसे थे। अब ये हो गया संगम वंश सबसे। अभी क्या पहले देखेंगे, जब संगम वंश की स्थापना पहले की थी 1336 में, तो इसकी स्थापना करी थी, तो अब ये देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कि, तो जैसे हम देखेंगे कि संगम, देखिए इसने सबसे ज़्यादा मतलब टाइम तक, यानी कि लगभग 150 साल तक शासन किया था। अब देखेंगे हमें यूपीएससी का क्वेश्चन करने में, देखिए पहले इसमें क्रम पूछा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, 1 और 2 एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले जब संगम वंश स्थापित हुआ था तो पहले 3 आएगा आंसर में, ठीक है। तो देखेंगे 2 हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे कि जैसे हम देखेंगे, उसके बाद में आ जाते हैं सुलूब। संगम के बाद आते हैं सुलूब। अब सुलूब कौन थे, सुलूब में जो है नरसिम्हा राव,
नरसिम्हा राव यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी मृत्यु के बाद में, जब ये नरसिम्हा राव यहाँ पर सबसे प्रतापी शासक था, सबसे इनकी मृत्यु हो गई जब ये खत्म हो गए, इसके बाद में आता है तुलु वंश। तो तुलु वंश जो है ये 1491 से लेकर 1565 तक ये रहा है, ठीक है। 1565 के बाद में आता है आपका 1565 से लेकर के 1646 तक रहा था अराविदु, ठीक है। अब जैसे तुलुब की हम बात करते हैं तो तुलुब में देखो सबसे ज़्यादा फेमस कौन से रहे हैं भाई, कृष्णदेव राय का नाम से बार बार आता है, यूपीएससी पूछता भी है। कृष्णदेव राय इन्होंने क्या 1509 से लेकर में 1529 तक रहे थे। इनके बाद आ गए थे राम राय, ठीक है। राम राय आए, इन्होंने जो बहमनी था, बहमनी साम्राज्य आपने सुना होगा, बहमनी साम्राज्य नहीं परिसंग बोलेंगे। परिसंग क्यों था, इसे परिसंग क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा व बीदर की जो एक संयुक्त सेना थी उसके बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा, तालीकोटा। तालीकोटा, इसे राक्षसी तांडी का युद्ध भी बोला जाता है। तालीकोटा, यहाँ पर राम राय पराजित हो गए थे। इनके पराजित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ की हो जाती है। और जो तुलुब थी ना, इस तुलुब के लिए आप एक चीज़ में पढ़ेंगे, अमर नायक प्रणाली आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे अमर नायक प्रणाली क्या थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये तुलुब थे, तुलुबों को क्या नरसा नायक थे, उन्होंने अपने पुत्र वीर नरसिम्हा को यहाँ पर शासन पर बिठाया था। उसके बाद में अराविदु आ जाते हैं, देखेंगे सबसे लास्ट में अराविदु आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपके आ रहे हैं क्या, सुलूब, फिर आते हैं तुलुब। तो इसलिए आंसर होगा इसका सी, इसका सही आंसर होगा। ये आपका 12th क्लास की जो NCERTs हैं उसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से विजयनगर को समझाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश महावंश के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए दीपवंश और महावंश, दीपवंश का अर्थ होता है द्वीप का इतिहास, ठीक है, द्वीप का इतिहास। और महावंश का अर्थ होता है महान इतिहास के बारे में बात करता है। तो देखिए दीपवंश और महान इतिहास ये है, बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। पहले ये पाली में थे, बाद में ये प्राकृत संस्कृत में होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार हुआ था श्रीलंका में, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया था दीपवंश और महावंश को। जब श्रीलंका में बौद्ध का विस्तार हुआ तब दीपवंश और महावंश को दिखाया गया था। अब देखेंगे इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत लोक रंगमंच गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए आप जानेंगे माच कहाँ का है, माच आपको पता होगा MP में एक और है जवारा, ठीक है, लोक रंगमंच होता है। और भावना, भावना आप देखेंगे ये कहाँ है, भावना आप देखेंगे आसाम का है। तमाशा आप देखेंगे महाराष्ट्र का है। और भवाई जो है गुजरात का। तो यहाँ पर देखिए गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ में कहाँ गुजरात, तो आंसर आएगा यहाँ पर डी भवाई। जैसे कि नौटंकी कहाँ का है, आप मुझे बताएंगे नौटंकी कहाँ का है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ बताइएगा नौटंकी कहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आयोजित विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब पहला सम्मेलन हुआ है, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा पर विश्व का वर्ष 2023 में संपन्न हुए COP28 के दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने की प्रतिक्रिया स्वरूप आयोजित किया गया था। अब पहली बात तो ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, देखिए जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जलवायु परिवर्तन से जो निपटने की प्रगति जो हो रही है उसको प्रकाशित करने वाली एक रिपोर्ट है। जलवायु परिवर्तन में प्रगति जो हो रही है निपटने से संबंधित, उसको प्रकाशित करने वाली एक रिपोर्ट है ग्लोबल स्टॉकटेक। तो उसके बारे में कहा है स्वरूप आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा हम देखेंगे IAEA द्वारा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो देखिए ये गलत है, नई दिल्ली में नहीं हुआ था, बेल्जियम में की राजधानी ब्रुसेल्स में ये हुआ था, ठीक है, ब्रुसेल्स में हुआ था। अब IAEA के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। IAEA का 1957 में ये गठन हुआ था। इसी के द्वारा 1968 के अंदर में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT संधि का गठन हुआ था, जो कि 1970 से कार्यरत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर NPT का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसका राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है IAEA इसके NPT की सुरक्षा प्रणाली को जांच करती रहती है, विनियमित करती रहती है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाता है केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13,
1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के नाम से जाने जाने वाली, जिसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं की अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना और निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, पहली बात तो जिसका उद्देश्य 10 से 30 साल तक की वर्ष की आयु के बाद में है, ठीक है। यूएनईपी ऐसा कुछ नहीं निकालता, यूएनडीपी भी कुछ नहीं निकालता है, और यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज एंड लर्निंग पार्टनरशिप ये क्या नाम है, रिपोर्ट ऐसी निकालने जाने वाली पहल चलाता है। यूनेस्को भी नहीं है। अब आप देखेंगे ये क्या है, 4 एसडीजी गोलों से संबंधित है। आप 4 एसडीजी गोल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एसडीजी गोल नंबर 6 जो कि स्वच्छ जल से संबंधित है, 12 उपयोग व उत्पादन से संबंधित है, और एसडीजी 13 जो है जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, और 15 यानी कि स्थल पर जीवन से संबंधित है। तो आप बाकी के एसडीजी गोल हैं, लास्ट वाली मेरी वीडियो देखेंगे, वहाँ पर मैंने पूरे एसडीजी गोल्स के बारे में सभी के बारे में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो हाल ही में भारत और यूरोपीय के फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के बीच में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर के आलोक में EFTA से संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि EFTA में क्या है टोटली। देखिए, EFTA है क्या, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। अंतर सरकारी संगठन माना जाता है, ठीक है। ये क्या 1960 में बना है, ठीक है। इसके 7 संस्थापक सदस्य थे। अब 7 संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे आप याद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन ये और स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य थे। और इसके कुछ सदस्य बाहर के अलग से भी हैं, जो यूरोपीय यूनियन के बाहर के कुछ सदस्य हैं। उसके बाहर के सदस्यों में कौन कौन से आते हैं, आइसलैंड आ जाता है, सॉरी मैं लिख नहीं पा, आइसलैंड आ जाता है, लिंचेनस्टीन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है और स्विट्जरलैंड आ जाता है। ये आप देख लेंगे, लिंचेनस्टीन बाहर के सदस्य, ठीक है। अब आप देखेंगे एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, EFTA के सभी सदस्य यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। देखिए भाई, ये जो सदस्य हैं आइसलैंड, लिंचेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये इसके यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा, EFTA का गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तो आंसर होगा इसका B। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नाटो के संबंध में क्वेश्चन है। अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कुछ तो इस नाटो में शामिल हो रहे हैं जाके। पहली बात तो हम समझेंगे नाटो को। नाटो है क्या, तो नाटो क्या है, इसको देखिए दूसरा एक अलग नाम भी दे दिया जाता है, आप ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक सैन्य गठबंधन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक सैन्य गठबंधन भी कहा जाता है। थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। इसका जो गठन हुआ था 4 अप्रैल को हुआ था, कब, 1949 को। कौन सी संधि के द्वारा, वॉशिंगटन संधि हुई थी, ठीक है, वॉशिंगटन संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब इसके 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल, एक तो है आर्टिकल 5, एक है आर्टिकल 10। अभी इन पर क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। देखेंगे कि आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 है कि क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। कौन सा, आर्टिकल 5 सामूहिक सुरक्षा, यानी कि जितने भी इसके सदस्य हैं, अभी टोटल इसके 32 मेंबर्स हो गए हैं। अभी आप देखेंगे जैसे सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर, यानी कि इसमें 32 में से किसी एक पर हमला अगर हुआ तो ये सभी देश समझेंगे कि हम सभी 32 के 32 पर हमला हुआ है, तो ये एक साथ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 10 जो है कि ओपन डोर पॉलिसी के रूप में है, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी, यानी कोई भी आ सकता है भाई, कोई भी शामिल हो जाए नाटो में, ठीक है। ये इस तरह से कार्य करता है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत में कितने सदस्य थे, जब शुरू हुआ था तब इसमें टोटल 12 सदस्य थे, अभी टोटल इसमें 32 हो गए हैं। अब देखिए याद करने के लिए, फिनलैंड जो है इसमें 2023 में शामिल हुआ है, और जो स्वीडन है वो आपका इसमें 2024 में शामिल हुआ। अब याद कर सकते हैं कि 2023-24 में FS यानी कि FS फर्स्ट, सेकंड यानी कि फिनलैंड पहले, सेकंड पे स्वीडन इसमें शामिल हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर मैं बता दिया हूँ, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसकी बात हम करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या ज़रूरत थी नाटो को बनाने की। तो इसको देखिए, जो सोवियत संघ था उसका एक तो विस्तार को रोकना था, सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था, और यूरोपीय यूनियन में
यानी कि जो यूरोपीय यूनियन में है वहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की जो मजबूत उपस्थिति के माध्यम से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की मजबूत उपस्थिति के माध्यम से राष्ट्रीय सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकना था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की उपस्थिति से, ठीक है, राष्ट्रीय सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकना था। और तीसरा इसका एक उद्देश्य था, यूरोप में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बता दिए। यूरोप में राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था, राष्ट्रीय सैन्यवाद को रोकना था, यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति से यूरोपीय यूनियन में। तीसरा है कि सोवियत संघ के विस्तार को यहाँ पर रोकना था, इसलिए उन्होंने नाटो का गठन किया था। अब देख लेते हैं हम इस पे कुछ और चीज़ें हैं। एक फिर उसके बाद में देखिए, जब नाटो का गठन किया गया, अब नाटो के बाद में क्या करेगा, अब रसिया क्या करेगा भाई, रसिया ने बना दिया वार्सो पैक्ट, आपने सुना होगा वार्सो पैक्ट रसिया ने बना दिया। ये कब आया, 14 मई 1955 को आया। ये किस लिए, नाटो का इस नाटो का मुकाबला करने के लिए इसे बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन थे, इसमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय समाजवादी गणराज्यों के बीच में हुआ एक ये गठन था। ठीक है, इसमें सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मनी भी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये थे। अल्बानिया इससे 1968 में अलग हो गया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, पूर्व वार्सो पैक्ट ये बन गया। ठीक है, इस तरह से अब जब इन दोनों में आपस में भाई डिस्प्यूट्स हुए, अब जैसे अल्बानिया यहाँ से निकल के चला गया 1991 में जब क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसका विघटन हुआ, तो ये WTO यानी कि वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था ये भी भंग हो जाता है। अभी देखिए, इसमें एक बीच में एक कांड और हुआ था थोड़ा सा, जैसे कि हंगरी में, और 1956 में हंगरी, और 1980s में पोलैंड जो था, यहाँ पर कुछ नागरिक विद्रोह हुए थे, तो उन्होंने भी WTO ने असंतोष को उसको दबा दिया था। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब हम समझेंगे कि क्या है। अब पूर्व वार्सो पैक्ट था उसके जो कुछ सदस्य थे, अब भाई ये वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भंग हो गया, उसके बाद में जो इसके सदस्य थे कुछ, भाई वो वहाँ पे जाके नाटो में शामिल हो जाते हैं। इस तरह की एक स्टोरी यहाँ पे बनती है। अब देखेंगे कि स्टेटमेंट्स को, फिनलैंड रूस के साथ भूमि साझा करने वाला नाटो का एकमात्र देश है। अब देखेंगे ये स्टेटमेंट सीधा गलत हो जाता है कि फिनलैंड रूस के साथ में अन्य देश हैं, जैसे कि नॉर्वे, लातविया और एस्टोनिया और आपका पोलैंड, ये रूस के साथ सीमा साझा करते थे, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे हम, रूस की विस्तारवादी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए यूरोप में राष्ट्रीय सैन्यवाद का पुनरुत्थान नाटो के उद्देश्यों में से एक था। राष्ट्रीय सैन्यवाद को रोकना एक उद्देश्य था भाई इसका। ठीक है, नाटो के उद्देश्य में से था, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे, नाटो की सदस्यता के लिए किसी भी देश के लिए खुली है जो संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकता है और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान दे सकता है। तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि किसी भी देश के लिए खुली है, ओपन डोर पॉलिसी नहीं, ये सिर्फ यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश के लिए खुली हुई है, ना कि सभी देशों के लिए। तो ये भी गलत होता है। आंसर होता है इसका डी, यानी कि कोई भी सही नहीं है। आई होप इसको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने PM सूर्य उदय योजना, मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित देखिए, अब ये योजना आई है। इस योजना में क्या होगा कि जो 1 करोड़ घर हैं उन्हें 300 यूनिट बिजली जाए। कितने, 1 CR जो होम्स हैं, ठीक है, जो घर हैं उनको यहाँ पर फ्री में बिजली दी जाएगी। तो पहला सही है। दूसरा, इसके तहत आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए संपार्श्विक निम्न ब्याज वाला ऋण प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको 3 किलोवाट तक, अगर 3 किलो, देखिए जैसे 3 किलोवाट का आप अगर सिस्टम लगवाते हो तो वहाँ पर आपको 7% की 10 का ब्याज लगा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा, इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च और प्रशासित किया गया। भाई नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, विद्युत मंत्रालय नहीं, यहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है, स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। देखिए, इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर 2 किलोवाट का आप सिस्टम लगवाते हैं वहाँ पर आपको 30,000 रुपये पर किलोवाट पे सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, पर किलोवाट पे सब्सिडी दी जाती है। अगर 3 किलोवाट का आप सिस्टम लगवाते हो वहाँ पर 18,000 रुपये आपको पर किलोवाट पर सब्सिडी दी जाती है। इसलिए इसका आंसर आ जाता है आपका केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, प्राचीन भारत में रूपक, दृश्य काव्य और
काव्य पद से संबंधित है। देखिए रूपक, दृश्य काव्य, प्रेक्षा काव्य क्या है, देखिए यहाँ पर ये रंगमंच से संबंधित हैं, ठीक है। जैन साहित्य से संबंधित ये नहीं है, मध्य भारतीय जनजाति नहीं, इनसे भी संबंधित है, ये रंगमंच से संबंधित है। अब रंगमंच में जैसे कि रंगमंच मतलब नाटक की बात कर रहा है। नाटक आपने देखा होगा कि जैसे कालिदास है, कालिदास के 3 नाटक हैं जो फेमस हैं आपके, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये बी इसका सही आंसर होता है। तीसरा हम देखेंगे कि भवभूति हुए हैं। भवभूति के भी नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, आप इनके नाटक के नाम लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। महावीर चरित्र, जिसमें महावीर चरित्र हुआ है, दूसरा हुआ है मालती माधव, तीसरा हुआ है उत्तर रामचरित्र। महावीर चरित्र में क्या है, राम के आरंभिक जीवन को महावीर चरित्र में दिखाया गया। अब महावीर से ऐसा मत समझ लीजिए, महावीर चरित्र अगर वो पूछ लेता है कि भाई ये जैन धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ है, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब राम के आरंभिक जीवन से संबंधित है। दूसरा जो मालती माधव है उसमें मालती और माधव की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। तीसरा है उत्तर रामचरित्र, उसमें राम के राज्याभिषेक, राम का वनवास, राम सीता परित्याग, पुनर्मिलन आदि के बारे में यहाँ पर बताया गया है भभूति के, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखिए। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी निम्नलिखित पदों में से किस संप्रदाय का आधुनिक समुदाय है। देखिए पहली बात हम करते हैं जो जैन हैं, ठीक है, जैन। अब इस जैन में भी 2 हैं भाई, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ दिगंबर, ठीक है, और यहाँ श्वेतांबर को ऐसे लिख देता हूँ वाइट में, डब्लू में। तो दिगंबर जो है ये थोड़े से, इनकी तपस्या होती है वो कठोर होती है, ये नग्नावस्था में आप देखेंगे नाथ मुनि जो देखते हैं, और ये क्या पूर्ण वैराग्य में चलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, इनके पूर्ण वैराग्य के प्राप्त के लिए 2 उप संप्रदाय बटते हैं आगे जाकर, यहाँ पर आगे ये 2 उप संप्रदाय में बढ़ता है। जो पहला उप संप्रदाय है वो आपका हो जाता है मूल संघ, यानी कि एक मूल संघ समुदाय जो है, ठीक है। दूसरा एक बचता है, वो दूसरा कौन सा, वो यही है 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, ठीक है। अब आप आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो दिगंबर है, जो दिगंबर आंसर आएगा दिगंबर। तो दिगंबर में एक मूल संघ है, एक है 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी। अब आपको मैं बताता हूँ 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी का, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैन का कोई भी संस्थापक नहीं है। महावीर इनके 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए हैं 24 में। अब 20पंथी की मैं बताता हूँ। 20पंथी क्या है, 20पंथी जो है 15वीं सदी में है आपका भानुभूषण, ठीक है। इनके बीच में भी थोड़े से विभेद हैं। भानुभूषण जी ने लिखा था। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे भट्टारक, ठीक है, इनके भट्टारक। एक जैनों में आपने देखा होगा संलेखना एक पद्धति है, प्रोसेस है, तो ये संलेखना का पालन नहीं करते हैं। संलेखना का पालन करते हैं 13पंथी, ओनली 13पंथी इसका पालन करते हैं। और फिर हम देखेंगे तारणपंथी, ये भी संलेखना का पालन करते हैं। अब तारणपंथी में कौन थे, विजय रतन सूरी इनसे संबंधित हैं 13पंथी से। ये 18वीं सदी की बात है। दूसरा आ जाता है 17वीं सदी में भीखाजी जो है 13पंथी से संबंधित हैं भीखाजी, ठीक है। ये तीर्थंकर हैं, ओनली तीर्थंकर हैं। ये विरोध करते हैं भट्टारक का, यानी कि 20पंथी का विरोध ये करते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, मामला जटिल हो जाता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में आरबीआई ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के संशोधित नियामक फ्रेमवर्क के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो है भारत बिल भुगतान प्रणाली क्या है, जैसे आप कभी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, या कभी भी किसी भी टाइम पर आप 24 घंटे 24/7 आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो नए बिल भुगतान है इनके बारे में कह रहा है, ये भारत बिल भुगतान प्रणाली है, ये 1 अप्रैल 2024 से इन्हें लागू कर दिया गया है। ये भुगतान के कई सारे विकल्प देता है, आप नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे इस तरह का, ठीक है। और आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली एक्ट जो 2007 है उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को इस फ्रेमवर्क में संशोधित किया गया है, ये भी ठीक है। अब देखेंगे कि संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाना, ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना है। भाई देखिए सारी चीज़ें इसमें जनरल स्टेटमेंट दे रखी है, तो जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होती है, मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब अधिकांशतः सही होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी सही है। इसका इसमें संशोधित तो करेगा ही भाई एक्ट में, भुगतान और निपटान प्रणाली का ही एक्ट है, ठीक है। दूसरा बीपीपीएस एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो इसके सभी तीनों इसके सही होते हैं, जैसे बिजली बिल, पानी, गैस का भुगतान कर सकते हो आप, ये चीज़ इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में सुर्खियों में रहा ह्यूम शब्द क्या है? ह्यूम क्या है कि एपीआई यूज़ करता है, एपीआई टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस द्वारा संचालित होता है ह्यूम। और ये क्या है, कैसे ईवीआई यानी कि समानुभूतिपूर्ण आवाज़ इंटरफेस, वॉइस इंटरफेस है ये। और आप देखेंगे इसमें, देखिए इसमें साइबर हमले से संबंधित नहीं है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नहीं है, फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर से संबंधित नहीं है, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पहले संवादात्मक एआई से संबंधित है। बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाल ही में सुर्खियों में रहे अफार ट्राइंगल, ठीक है, अफार ट्राइंगल बहुत लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में रहा होगा, महत्वपूर्ण सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए अफार ट्राइंगल है क्या? देखिए अफार ट्राइंगल इस तरह का एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इधर तो आती है आपकी न्यूबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, और यहाँ पर आएगी सोमालियन। देखिए एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि यहाँ पर जो है 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद में एक समुद्र बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बीच में यहाँ पे एक रेड सी भी है, आपको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रेड सी भी इसमें है, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो तीनों प्लेटें हैं इनका अभिसरण हो रहा है, तीनों प्लेटों का यहाँ पर अभिसरण हो रहा है, इसीलिए रिपोर्ट आई है यहाँ पर एक महासागर की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को पढ़िए। देखिए यह पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में एक रणनीतिक स्थिति के कारण उभरता हुआ एक राजनीतिक हॉटस्पॉट है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर तो प्लेटें टकरा रही हैं। दूसरा हो गया, यह है अपनी सक्रिय विवर्तनिकी प्लेट सीमाओं के अद्वितीय ज्वालामुखी गतिविधि की विशेषता वाला एक भूवैज्ञानिक रुचि क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात ही नहीं करना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य पूर्व जोड़ने वाले एक संपन्न व्यापारिक मार्गों का प्रसिद्ध आर्थिक केंद्र, ये भी गलत हो गया, ये भी यहाँ गलत हो जाता है। आंसर आता है इसका बी। और यहाँ पे एक अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं थोड़ी सी, जैसे ब्लू नील नदी है, तो ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताना झील होता है। ताना झील कहाँ पे है? इथोपिया में है, ठीक है। ताना झील एक प्राकृतिक झरना है, वहाँ से ब्लू नील नदी का होता है। ब्लू नील नदी आगे जाके इसमें एक नदी मिलती है सूडान के खार्तूम के पास में, श्वेत नील नदी इसमें मिल जाती है। सूडान के खार्तूम के पास श्वेत नील नदी इसमें मिल जाती है। थोड़ा सा रिवर सिस्टम आप यहाँ का देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, सारनाथ सिंह स्तंभ सीट्स के बारे में। देखिए सारनाथ सिंह कब बनवाया था? सारनाथ सिंह जो है अशोक ने बनवाया था मौर्य काल में, और मौर्यकालीन अशोक ने बनवाया था, जब प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन पर पहला जो उपदेश दिया गया था उसकी याद में बनवाया था सारनाथ सिंह स्तंभ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए पहले एक दंड होता है इस तरह का, ठीक है, उस दंड के ऊपर एक उल्टा कमल के रूप में ऐसे एक रखा हुआ एक ऐसा गोल मंड होता है, जिसे अबाकस बोलते हैं, ठीक है, इसे कमल बोलते हैं। कमल के ऊपर एक ऐसा थोड़ा राउंड करके अबाकस बोलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ पशुओं की आकृति बनी हुई है जो कि दक्षिणावर्त भाग रहे हैं, दक्षिणावर्त गति में है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम ABACUS, अबाकस बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मंड। उसके ऊपर आपका आ जाते हैं शेर, ठीक है। अब देखिए मुझसे तो ऐसी ही चित्रकारी आती है बनानी, ऐसे ये शेर आते हैं जो कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनके ऊपर जो पुराना वाला है उसके ऊपर एक चक्र था, ठीक है, इस तरह का चक्र ऊपर था। ये पुराने वाले की आकृति जो ओरिजिनली था। अब आप देखिए इसको पढ़िए, सारनाथ सिंह सीड्स के निम्नलिखित अवयवों पर, सिंह सीड्स के, यह कमल घंटिका के आधार है अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ एक्चुअली यहाँ पूछा हुआ है, उपयुक्त में से कितने अवयव स्वतंत्र भारत में अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है? देखिए कितने अवयव राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किए गए हैं। देखिए आप कमल घटिका का आधार जो है ये तो शामिल नहीं किया गया है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इस पर जहाँ स्तंभ है ये है, जहाँ पर घटिका के आधार पर एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त, ये बिल्कुल अपनाया गया है। दूसरा 4 तेजस्वी सिंह, ये भी अपनाया गया है। ऊपरी चक्र धर्म चक्र, ये ऊपरी धर्म चक्र को नहीं, आप देखेंगे आजकल जो भारत का राजकीय चिन्ह है उसके ऊपर चक्र थोड़ा ही ना है, ठीक है, तो इसलिए ये भी यहाँ गलत हो जाता है। इसके 2 सही है, ठीक है, केवल 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है। इस संदर्भ में इथेनॉल 100 ईंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बात कीजिए। देखिए इथेनॉल 100 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ। इथेनॉल 100 में आपको 92 से 94% तक यहाँ पर इथेनॉल होता है इसमें, प्लस इसमें 4 से 5% तक के क्या होता है, 4 से 5% इसमें मोटर स्प्रिट मिलाया जाता है। मोटर स्प्रिट क्यों मिलाया जाता है? जो इसकी फ्लेम होती है,
फ्लेम का कलर ब्लू दिखाता है, जो उसके लिए फ्लेम के कलर के लिए मोटर स्पिरिट मिलाया जाता है 4 से 5%। साथ में इसमें आपका 1.5% हायर सेचूरेटेड एल्कोहल इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तब जाके आपका जो है इथेनॉल 100 रेडी होता है। अब ये 100 क्या है, अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 100 है ये 63% आपका उत्सर्जन कम करता है। कहाँ से? वेल टू व्हील तक। वेल टू व्हील, देखिए ऐसे वर्ड्स आप अपने क्या कहते हैं यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज़ करना सीख लीजिए। जैसे कि वेल टू व्हील कितनी बड़े बात है, कुएं से निकलकर पहिए तक, यानी कि गाड़ी में जो चल रहा है वो सब प्रोसेस में अगर हम ये आप इथेनॉल 100 देखते हैं तो वो 63% की कमी लाता है। अब ये 63% की कमी लाएगा इथेनॉल 100 हम खुद बनाएंगे तो ये क्या हमारे डॉलर का जो हम ज़रूरत पड़ती है वो भी हमें उसकी कम हो जाएगी, हमारा डॉलर का व्यय भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब और इंपोर्ट पे हम कम करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें 99 से इथेनॉल कम नहीं होता, मैंने आपको बताया 92 से 94 होता है, तो ये वाला गलत हो जाता है। मिश्रित इथेनॉल की उच्च मात्रा के कारण इसमें पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ऑक्टेन की संख्या कम होती है, ये भी गलत हो जाता है। इसमें ऑक्टेन की देखिए पारंपरिक जो पेट्रोल और डीजल है उसमें आपका 85 टू लेकर 95 तक ऑक्टेन की मात्रा होती है, जबकि आपका इथेनॉल 100 जो है इसमें ऑक्टेन की जो मात्रा होती है वो लगभग 100 से लेकर 105 तक की होती है EP 100 में, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर आएगा डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के काल के बारे में क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दिल्ली सल्तनत काल के बारे में बात कर रहा है। देखिए मध्य और पश्चिम एशिया के 7 स्थल में होने वाले व्यापार में मुल्तानी व्यापारियों का आधिपत्य था। आपको पता होगा मुल्तानी व्यापारी का आधिपत्य था। दूसरा अनिलवाड़ा, जिसे अनिलवाड़ा इसका नाम पाटन भी है, और कैम्बे जिनका नाम खंबात भी बोला जाता है, उत्तर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे। बिल्कुल सही है, पाटन। आप गुजरात में पाटन आप सुनेंगे, ठीक है। एक और शहर है लखनौती, कारा, मुल्तान और लाहौर भी मुख्य व्यापारिक शहरों के रूप में उभरे थे। तीसरा देखेंगे, गुजराती मारवाड़ी जैसे हिंदू व्यापारियों को भारत के विदेश व्यापार से बाहर कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे निर्धन हो गए थे। भाई आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य व्यापारी कौन थे, उस समय जैन मुख्य व्यापारियों के रूप में थे। भाई कैसे बाहर कर देंगे गुजराती और मारवाड़ी व्यापारियों को, क्योंकि उन्हें तो व्यापार करना है, तो हिंदू व्यापारी को बाहर नहीं किया गया था। दूसरा, वो निर्धन नहीं थे, वो तो अमीर थे। भाई ये मंदिर बनवाते थे, ये टेम्पल की जो टेम्पल बनवाने का काम करते थे, इसलिए 3 गलत हो जाता है। इसका आंसर आएगा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय के लिए उपयुक्त में से कौन से उत्तरदायी कारक थे। भाई क्यों जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर सामने आया? जैसे देखेंगे भारत में धार्मिक अशांति थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। अंधविश्वास एवं मंत्रोच्चारण बहुत अधिक था, इस वजह से भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और दूसरा है कि ये जैसे उपनिषदों से प्राप्त शिक्षाएं थी, अनुष्ठान और बलि थे, आर्थिक कारक थे, कठोर जाति व्यवस्था थी, भौतिक जीवन के बारे में बहुत बातें की जाती थी, इसलिए ये सब उभरा। इसलिए इसका आंसर तो हो जाता 1 2 3। ऐसी चीज़ मतलब जो ये चीज़ें हुई हैं भारत में, धार्मिक अशांति हुई, इस वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके तीनों स्टेटमेंट्स नहीं है, बाकी कॉमन सेंस ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निवारक निरोध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्ड सरकार के लिए रबर स्टाम्प नहीं है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे जैसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत केवल संसद ही निवारक निरोध का कानून बना सकती है। देखिए संसद, केवल संसद ही नहीं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर राज्य का जो विधानमंडल है वो भी कानून बना सकता है। ये कब, यहाँ कब, कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में जो एंट्री नंबर यानी कि प्रविष्टि संख्या 3 है उसके तहत वो कानून बना सकता है। और संघ जो है वो उसकी प्रविष्टि जो है संघ सूची की, वो संघ सूची की प्रविष्टि है 9, यानी कि प्रविष्टि का इंग्लिश का अर्थ होता है एंट्री, ठीक है। प्रविष्टि 9 के तहत संसद भी कानून बना सकती है, ठीक है। दूसरा यह आशंका व्यक्त की गई, कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। तो देखिए अभी ना कोर्ट ने कानून व्यवस्था के अंदर में लोक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के मध्य अंतर किया है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल कुछ ही व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जबकि लोक व्यवस्था सभी एक मुद्दे, एक समुदाय या पूरे जनता के वृहद स्तर को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसीलिए लोक व्यवस्था किसी व्यक्ति को इसके तहत में कानून व्यवस्था का खतरा उत्पन्न कर सकता है तो निवारक हिरासत में लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो
तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, यानी कि एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 27। मध्ययुगीन भारत में सूफीवाद के संदर्भ में दिल्ली में किस दरगाह की बात कर रहा है? दिल्ली, ये कह रहा है दिल्ली में स्थित नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो आपकी यहाँ पे दिल्ली में है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1235 में हुई थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी। शेख चिराग दिल्ली भी दिल्ली में है, दिल्ली है, इनके नाम में तो आयरा 56 में हुई थी। शेख फरीदुद्दीन असकर, इन ये कहाँ है? अजोधन में है भाई, इनकी अजोधन कहाँ? पाकिस्तान, पाकिस्तान अजोधन में। इसका आंसर होगा डी, सही नहीं है, ये पूछा था तो भारत में नहीं, दिल्ली में नहीं है। और तीसरा एक देखिए, एक और है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने इसे सूफीवाद की शुरुआत की थी। ठीक है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में इजी से दे रखे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। तो कांस्य युगीन जो सभ्यता है वहाँ पर 300 कुछ सभ्यता जो है वो समकालीन क्षेत्रों में टाइम मतलब अपने समकालीन उभर रही थी। जैसे कि आप हड़प्पा देखेंगे, मिस्र देखेंगे। मिस्र कहाँ पे है? जो कि नील नदी के किनारे पर उत्तर अफ्रीका में पड़ती है। और एक मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया का है इराक में, जो टिग्रिस और यूफ्रेटर नदी के बीच में थी। यहाँ पर प्रमुख शहर है उर और बेबीलोन, यहाँ के प्रमुख शहर थे, यहाँ के मेसोपोटामिया के हैं ये शहर उर और बेबीलोन। ठीक है, देखिए आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का बहुत वृहद स्तर पर यूज़ किया जाता था। लेकिन जो मिस्र है वहाँ पर, यहाँ मिस्र में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यहाँ पर धूप में सूखी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और ये आपस में जब ट्रेड करते थे तो मोहरों से ट्रेड करते थे, मोहर दी जाती थी, उनसे ट्रेड की जाती थी। या फिर ये व्यापार यानी कि बार्टर सिस्टम जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसका यूज़ करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, स्टेटमेंट 1 है, हड़प्पा शहरों में समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पकी हुई ईंटों का बहुतायत प्रयोग सामान्य था। नहीं भाई, सब यहाँ पर मिस्र में नहीं होती थी जैसे। दूसरा है, हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए धातु मुद्रा का उपयोग करते थे। देखिए, धातु मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ करते थे। मेसोपोटामिया में अनेक हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये सही है भाई। वहाँ पर जब व्यापार होता था तो मोहरें पाई जाती होंगी। ठीक है, कॉमन सेंस ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हाल ही में पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान NDRC का उद्घाटन पटना में किया गया है। देखिए, एशिया का पहला है, पहली बात तो एशिया का पहला है। पटना कहाँ? बिहार में, आप समझेंगे बिहार में किया गया है। गंगा डॉल्फिन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। आपको पता होगा 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। पहला स्टेटमेंट सही है। यह विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवणीय झीलों में पर्यावासों में पाई जाती है। देखिए, पाई तो जाती है, स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन साथ में ये जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर लवणीय जल है, वहाँ पर भी पाई जाती है, इसलिए ये गलत हो जाता है जो कि है। तीसरा देखेंगे, IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि विशेष रूप से गंगा, हाँ बिल्कुल सही है, इसे पूछा है ना, जैसे विशेष रूप से पाई जाती है अलवणीय जलीय पर्यावासों में, और वहाँ भी मिलती है ये। ठीक है, आपके सुंदरवन डेल्टा के लवणीय जल में भी ये मिल जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखेंगे कि IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लिस्ट कंसर्न के संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। तो देखेंगे ये होगी, यहाँ पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न श्रेणी में नहीं है, ये इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है, EN में आती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। साथ में ये CITES के परिशिष्ट वन में है, इसके परिशिष्ट वन में भी ये शामिल किया। अब साइट्स क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर कन्वेंशन है, जहाँ पर संकटापन्न जो प्रजाति है उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, साइट्स, इसको भी ध्यान रखना है, ये इसमें है। ठीक है, 1972 का जो एक्ट है इसके अनुसूची 1 में शामिल है, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाता है, गंभीर रूप से संकटापन्न नहीं है, इंडेंजर्ड रूप में है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जैसे कि अब टेस्ट सीरीज वालों ने जो आंसर दिया है, देखिए विशेष रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में अलवणीय जलीय पर्यावासों में पाई जाती है, विशेष रूप से यहाँ भी पाई जाती है, साथ में सुंदरवन में भी पाई जाने वाली है। ठीक है, तो अब इसको बनाना चाहिए था कि केवल लिखना चाहिए था कि केवल गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवणीय जल में पाई जाती है, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो वैसे अब इसके हिसाब से आंसर जो दिया हुआ है उन्होंने केवल एक आंसर दिया हुआ है, यानी इसे गलत माना हुआ है। तो आई होप जो आप क्वेश्चन लगाइए देख लीजिएगा
क्योंकि यूपीएससी इस तरह के कन्फ्यूजन्स नहीं देता है, ठीक है। साथ में मेघना, कर्णफूली इन नदियों में भी मिलती है। और आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे कि डॉल्फिन, कैट डॉल्फिन जो है अपना अंधी होती है, आप देखेंगे ये देख नहीं सकती है, इसे सूसू कहा जाता है। और ये अपने इको लोकेशन का यूज़ करती है अपना शिकार करने के लिए। जब दिखता नहीं है तो कैसे, जब अपने एक साउंड निकालती है, साउंड जैसे ही पानी में आगे जाता है, किसी जीव से टकराता है तो वापस आता है। वापस आने के बाद इसके मन में, यानी कि इसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है उस जीव की, उसके बाद उसे शिकार कर लेती है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। भारत में महाजनपदों के बारे में बात कर रहा है कि कोई महाजनपद और उनकी राजधानी पूछा हुआ है। तो देखिए महाजनपद और राजधानी में आप देखेंगे जैसे कि कितने महाजनपद हुए हैं, टोटल 16 महाजनपद हुए हैं। बौद्ध की जातक कथाओं में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। मैं आपको 16 महाजनपदों का डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 से लेकर 4 ईसा पूर्व में ये महाजनपदों का विकास हुआ था टोटली, ठीक है। अब जैसे वत्स है, वत्स की जो राजधानी है वो काम्यपिल्य नहीं है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो ये यहाँ पे गलत है। चेदी की सुकुमति है और मत्स्य की विराटनगर है, ठीक है। बाकी की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे काशी की राजधानी कितनी थी, काशी की राजधानी थी बनारस, और कोसल की 2 राजधानी थी, पहले अयोध्या थी, उसके बाद में श्रावस्ती हो गई। तीसरा है अंग की राजधानी चंपा है। मगध की पहले राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। वज्जी की वैशाली थी, मल्ल की कुशीनारा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की काम्पिल्य, जो काम्पिल्य भी दिखाया है ये पांचाल की राजधानी है। सूरसेन के जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी मथुरा। असमक जो था उसकी पहले पोटन या पाटन बोल दिया जाता है, पोटन राजधानी थी। अवंती की राजधानी पहली उज्जैनी थी, बाद में महिष्मती हो गई। फिर बाद में गांधार है, गांधार की राजधानी आपने सुना होगा तक्षशिला, और कंबोज की है पुष्पकलावती, ठीक है। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। तो इसका आंसर होता है केवल 2 इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। मध्ययुगीन भारत के बारे में क्वेश्चन है। मध्ययुगीन भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिहार वंश मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही है, इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह ये भगवान विष्णु के उपासक हैं। वास्तविक संस्थापक था ये मिहिर भोज जो है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था और सबसे महान शासक हुआ था, ठीक है। और ये आप आदि वराह देखेंगे विष्णु का अवतार होता, तो विष्णु के ये उपासक थे। इन्होंने इस उपाधि का आदि वराह का कहाँ सिक्कों पर भी अंकित कराया था इन्होंने, ठीक है, सिक्कों पर भी अंकित कराया था। दूसरा देखेंगे, राजा राज चोल ने अपनी सैन्य उपलब्धियों उत्तरी चोल क्षेत्रों में चोल आधिपत्य के विस्तार के प्रतीक के रूप में गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की है। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी, आपको पता होगा, राजेंद्र प्रथम ने की थी। देखिए राय की थी, राजेंद्र प्रथम ने की थी। कब की थी, 1014 ईस्वी में की थी, ठीक है। राजा राज चोल के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। तो इसलिए ये वाला गलत होता है, राजेंद्र प्रथम ने की थी। और इन्होंने क्या है, कावेरी नदी के तट पर एक गंगईकोंड चोलपुरम यानी कि एक गांव, गंगईकोंड का क्या मतलब है, इन्होंने गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला, इन्होंने कलिंग की तरफ जाकर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने उपाधि धारण की थी, इसलिए 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। यह एक पारंपरिक, ये अभी किसी नृत्य का, यह एक पारंपरिक लोक नाट्य नृत्य है। इसमें संगीत, गीत, नृत्य, विद्वानों के संवाद, रंगीन वेशभूषा का संयोजन मिलता है। मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों, केरल के कासरगोड जिले में प्रचलित है। इसे मुख्य रूप, इसके 2 मुख्य रूप हैं जिसमें मुड्डलपया और पुद्दुपल्या कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर हो जाता है यक्षगान, ठीक है। देखिए जो ये नृत्य है हम इसको ऐसे करेंगे जैसे कि पूर्वी स्वरूप इसका क्या है, ये कहाँ पे, उत्तरी कर्नाटक में कहा जाता है, उत्तरी कर्नाटक में, जिसका नाम है मुडलपया, है ना। दूसरा इसका पश्चिमी स्वरूप किसे कहा जाता है, पश्चिमी स्वरूप जो है वो है पुदुवलपया। अब इसका एक उत्तरी स्वरूप भी है, उत्तरी सैलू को कहा जाता है बडागु थिट्टू। एक इसका दक्षिणी स्वरूप है, उसे कहा जाता है तेनकुथीट्टू,
ठीक है। आप देखेंगे ये एक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान में जो है उसे उत्तरी कर्नाटक में मुडलपया कहा जाता है, पूर्वी में इसका पूर्वी स्वरूप उत्तरी और पूर्वी स्वरूप इसे कहा है। पूर्वी स्वरूप जो है ये कहाँ पर, ये मंगलौर यानी कि तटीय क्षेत्रों में, मंगलौर वगैरह आसपास में ये होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे पुदुवल्लपल्ल्या कहा जाता है। बड़ादुगुथुटु इसे उत्तर में कहा जाता है, दक्षिण में से तेनुकुटित कहा जाता है। इस तरह से ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आंसर होता है सी, यक्षगान। अब हम देखेंगे जैसे कि कृष्णाट्टम है। कृष्णाट्टम कहाँ पे होता है, केरला में होता है। केरल में इसके भगवान कृष्ण के 8 नाटक हैं, उनका वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें भागवत पुराण के 10वें और 11वें स्कंद पर आधारित है। मुडियेट्टू कहाँ है, मुडियेट्टू भी केरल में है। ये भी अनुष्ठानिक नृत्य है, अनुष्ठानिक नृत्य जिसमें समुदाय भाग लेता है। ये कहाँ है, जिस मुडियेट्टू में देवी काली और असुर दारिका के युद्ध का पौराणिक कथाओं पर वर्णन यहाँ पर मिलता है। नीचे बसता थेरुकुथु जो है। थेरुकुथु जो है ये नुक्कड़ नाटक है, महाभारत के तमिल की जो पुनरावृत्तियों पर आधारित होता है। फसल प्राप्ति के लिए कहा जाता है, जैसे मरियम वर्षा देवी की जो है, मरियम देवी की पूजा की थी, वर्षा की देवी इन्हें माना जाता है, मरियम को वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आंसर इसका सी हो जाता है। बाकी का मैंने आपको छोटा मोटा वर्णन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में, देखिए पहले हम तुगलक को समझ लेते हैं, तुगलक वंश की बात है। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश कब से कब था, इसने भाई साहब 1320 से लेकर 1414 तक ये रहा है। ठीक है, तुगलक वंश। सबसे पहले आप देखेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक वही है जिन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट जो है, तुगलकाबाद किला है, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये गाजी का मलिक था। उसके बाद में आ जाते हैं इनके उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों जाता था, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लगाए, हाई उच्च कर लगाए, तांबे की मुद्रा चलाई, पूंजी का स्थानांतरित इन्होंने स्टार्ट किया, पूंजी का स्थानांतरित करने का प्रयास इन्होंने किया था। देखिए अब देख लेंगे हम, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगाया था। उसके बाद आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक हैं उन्होंने क्या है कि, अब आप देखिए जो तुगलक थे इन्होंने ना घरेलू मामलों पे ध्यान दिया था, क्योंकि जो इनसे पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए तो असंतोष फैल रहा होगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, वह तुगलक वंश का संस्थापक था। मैंने पहले बताया था कि संस्थापक कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ये तो आपका गलत हो गया, आप एलिमिनेट करिए, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है उसने जजिया को एक अलग कर बना दिया गया था, इसने अलग कर बनाया था जजिया को, बिल्कुल सही है। उन्होंने अब आप देखिए दो आपको पता है तो आंसर होगा इसका बी, क्योंकि 3 अब आप देख लिया ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया। नहर प्रणाली का विकास किया था, सुधार किया था, बिल्कुल सही है। इसने सतलुज से हांसी हरियाणा हिसार में जो है वहाँ तक 200 किलोमीटर तक की एक नहर बनवाई थी। ठीक है, और 1398 में जब तैमूरों का आक्रमण हो गया था उस समय सल्तनत ये उजड़ने शुरू हो गई थी, और इसने जो है कई जो मुस्लिम जो संप्रदाय थे उन पर भी इन्होंने अत्याचार किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसलिए आंसर देखेंगे इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर सुलभ सूत्र, आपस्तंभ, छंद शास्त्र के प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रमुख है, किस विषय से संबंधित है। देखिए ये विषय गणित से संबंधित है। देखिए सुलभ सूत्र जो है, सुलभ सूत्र में क्या क्या दिया गया है, देखिए ये कहाँ है, बौधायन से संबंधित है, बौधायन। इसमें पाई और पाइथागोरस प्रमेय का पहला विवरण यहाँ पर मिलता है। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। उसके बाद आपस शब्द की बात कर देते हैं, ये 2nd शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें व्यवहारिक ज्यामिति, कोण वगैरह का वर्णन मिलता है आपस शब्द में। अगर इसका यूज़ कहाँ किया जाता था, देखो ज्यामिति आपस शब्द का जो हवन करने के लिए यज्ञ अग्नि वेदिकाएँ बनाई जाती थी उनमें इनका यूज़ किया जाता था। छंद शास्त्र है, जो छंद शास्त्र का यूज़ क्या है, ये बाइनरी अंक प्रणाली के लिए यूज़ किया जाता था। ये आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल द्वारा रचित है, और इसको यूज़ मैंने बता दिया, बाइनरी अंक प्रणाली में प्रथम ज्ञात विवरण यहीं पे मिलता है। तो आप देखेंगे इसका यूज़ गणित में अर्थगणित है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। देखिए वासवन्ना जी ने ये विचारक वचन नाम से किया था, क्योंकि वासवन्ना 1106 से लेकर ये 1168 तक रहे थे। इन्होंने लिंगायत और वीरशैव संप्रदाय शुरू किया था। देखिए लिंगायत वो थे जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, और ये अपने जो है इनके, अगर ये
इनकी मृत्यु को प्राप्त करते थे तो उसके बाद इसे दफनाते थे, कहते थे कि ये शिव में विलीन हो गए हैं, इन्हें दफनाया जाता था, ये जलाते नहीं थे। वीर शैव जो है वचन से हुए थे, जहाँ पर महिला और पुरुषों ने जो वचन गाए थे उसके द्वारा वीर शैव संप्रदाय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं बासवन्ना से संबंधित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। जैसे इसका उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक संत ने, अभी मैंने बताया 1106 से लेकर 1168 तक रहे थे। ये कहाँ के रहे थे? कलचुरी शासक के दरबारी मंत्री थे। स्टेटमेंट एक सही है। दूसरा है, उन्होंने धर्मशास्त्रों में अस्वीकृत कुछ प्रथाओं जैसे वैश्य विवाह पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने के कारण अपने मृतकों को दफनाते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास ये नहीं करते थे, दफनाते जरूर थे, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। लिंगायत जो समाज था वो जाति मुक्त समाज की कल्पना करता था, सभी को समान अवसर मिले। इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था इनका अनुभव मंडप इनका लक्ष्य था। उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं राधा कृष्णन, इसको पहली धार्मिक संसद के रूप में इन्होंने मान्यता दी थी। ठीक है, पहली धार्मिक संसद के रूप में इन्होंने मान्यता दी थी। तो इसका आंसर आपका हो जाता है 36 का केवल 2 बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, जो लोग भी अभी इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग लगातार निरंतर बने हुए हो और वीडियो देखना बहुत थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाता है, ज़्यादा फैक्ट आपको सामने नज़र आते हैं, बट आई होप आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में ये वीडियोस मदद करेंगी। देखिए, आप साइड में क्वेश्चंस डायरी रखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर लगाइए, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ, मैच करिए कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना, इस तरह से। देखिए, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। देखिए, ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आदि शंकराचार्य कब रहा था? 788 में इनका जन्म हुआ था। पेरियार नदी के तट पर कालडी ग्राम में हुआ था जन्म इनका, केरला में। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद कहने मतलब कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। इनका विचार था केवल ब्रह्म ही सत्य है, एक यानी कि दो का ना होना अद्वैतवाद, यानी कि एकत्ववाद के का समर्थन ये करते थे। इन्होंने सिद्धांत बनाया था। और ये कौन से? निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे। कौन सा? निर्गुण ब्रह्म की। दूसरा देखेंगे, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का उपदेश दिया। देखिए, लगभग अद्वैत के समान ही था विशिष्टाद्वैत, लेकिन इन्होंने एक भेद किया था कि देखो, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इन्होंने ये कहा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, फिर भी उनमें दोनों में कुछ विशिष्ट भेद है। आत्मा ब्रह्म पर निर्भर करती है, ये विशिष्टाद्वैत का इन्होंने उपदेश दिया। तो ये भी ठीक है दूसरा स्टेटमेंट, और ये सगुण ब्रह्म है, बिल्कुल सही है। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुज परस्पर समकालीन थे, ये गलत है। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में मान सकते हैं, और जबकि आप देखेंगे यहाँ पे रामानुज जो हैं आपके ये 1017 ईस्वी में थे, 1017 ईस्वी में, यानी कि 11वीं सदी में आएंगे, 11वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर ये गलत है। श्री पेरुबंदर में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आंसर देखेंगे तो 2 इसका सही स्टेटमेंट है। देखिए, रामानुज के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो अन्नमाचार्य, रामदास, त्यागराज, कबीर और मीरा हैं। ठीक है, इनसे प्रेरणा स्रोत जो इनके हैं वो आपको बताया, अन्नमाचार्य, रामदास, त्यागराज और कबीर और मीरा। देखिए, क्वेश्चन है कि कठपुतली से संबंधित क्वेश्चन है। कठपुतलियों की वेशभूषा जात्रा अभिनेताओं के और संगीत जात्रा थिएटर के समान होती है। देखिए, कौन सा है ये आंसर? देखिए, अब जो यमपुरी जो कठपुतली है वो बिहार में होती है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं होता, यानी कि जोड़ नहीं लगाए जाते हैं। इसमें देखेंगे पुत्तल नाच में इसमें जॉइंट लगते हैं, जहाँ तक 3 जॉइंट होते हैं। ये पश्चिम बंगाल में होती है, यानी कि वेस्ट बंगाल में होती है। तेलुगु वेम्बेटा जो है आपकी कर्नाटका में होती है। रावण छाया जो है आपकी उड़ीसा में होती है। अब जो पुत्तल नाच है नदिया जिला है, जो वहाँ पर लकड़ी की ये लकड़ी की बनती हैं आपको। ठीक है, और जापान की बुनराकू कठपुत जो है उसकी तरह ही आदम कद, यानी कि बड़ी होती है। इसकी हाइट 3 to 4 फीट तक भी इसकी हाइट होती है। इसमें अप्रोक्स 3 जोड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, और जात्रा थिएटर से संबंधित भी पुत्तल नाच है। ठीक है, ऐसा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवारों को वैसे भक्ति संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। देखिए, अलवारों की टोटल संख्या हुई थी 12, इनमें से एक फीमेल थी, उनका नाम था अंडाल। दूसरा देखेंगे, नयनार संतों के भजनों को छंदों को संकलित किया और पेरियापुरम नामक के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या थी 63, और इनमें एक फीमेल थी, उनका नाम था कराईकल
अम्मायार इनके, ठीक है। तो पेरियापुरम के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 2-2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिए कि पेरिया पुराणम किससे संबंधित है, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, नयनार संतों से संबंधित है, वहाँ में उसमें भजन संकलित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान में किए गए सुधारों के संदर्भ में विचार कीजिए। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया गया था, बिल्कुल सही है। दौलताबाद से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित किया गया था। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की गई थी, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की गई। दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। और सभी तीनों इसका सही आंसर है। प्लस में इसने क्या है, दीवान अमीर कोही का क्या था, देखिए द्वाब जो क्षेत्र है यानी कि कृषि क्षेत्र गंगा यमुना के बीच का, वहाँ पर कृषि का सुधार करना था, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि किसान अपना ऋण चुका सके और कृषि का विस्तार हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है, कांस्य के सिक्के भी चलाए थे। और एक अलग से पॉइंट है कि नगद भू राजस्व की शुरुआत किसने की थी, आप ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, नगद भू राजस्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे कि सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन था, राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन था। आप देखेंगे सभी महाजनपदों में, देखिए वज्जी जो संघ था, वज्जी वहाँ पर संघ का शासन था, तो यहाँ पर सभी में नहीं था, ये तो गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे महाजनपद काल में लोहे से लोग अपरिचित थे। आप देखेंगे लोहे से लोग अपरिचित कैसे थे, मगध जो है सबसे शक्तिशाली रहा था, क्यों रहा था, क्योंकि लोहे की खदानों के आसपास था वहाँ पर, तो वो शस्त्र बना सकते थे लोहे से, और तांबे पर अत्यधिक निर्भर थे, तो ये भी गलत हो जाता है। इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के साथ सभी 7 लंबित विवादों का द्विपक्षीय रूप से सफलतापूर्वक निपटान किया है, ठीक है। संदर्भ में WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया के केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवाद निपटान कर सकते हैं, गलत बात है। देखिए जो विवाद निपटान प्रक्रिया है वो 2 तरह की प्रक्रिया है, एक तो ऐसा है कि पारस्परिक रूप से सहमत होने पर विवाद निपटान किया जा सकता है, दूसरा है कि एक परामर्श होगा, फिर अधिनिर्णय होगा, फिर उसके बाद कार्यान्वयन होगा। ये 60 दिनों की प्रोसेस होती है, परामर्श, अधिनिर्णय, कार्यान्वयन तब होता है, ठीक है। ये देखिए अगर दोनों में आपसी सहमत हो जाती है तो वो किसी भी चरण पर जाकर निकाल सकते हैं भाई, आपस में विवाद को निपटान कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन WTO के नियमों के अनुरूप होना चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरा देखेंगे, WTO अपीलीय निकाय के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करने का सभी निर्णय WTO के सदस्यों के बीच बहुमत के सिद्धांत द्वारा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुमत का सिद्धांत नहीं चलता है, यहाँ पर सबकी सर्वसम्मति चलती है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे, WTO के अपीलीय निकाय के सदस्यों की सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त हैं, ये बिल्कुल सही है। 2019 से ये कार्यशील नहीं है अपीलीय निकाय, क्योंकि अमेरिका ने इस पर रोक लगा रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक विवाद मैं बता देता हूँ, एक विवाद इंपॉर्टेंट है, DS430। अगर वो UPSC में ऐसा क्वेश्चन आता है DS430 किससे संबंधित है, तो एक कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित है, ठीक है, उत्पाद के आयात से संबंधित है DS430 विवाद। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देखिए किसी की विशेषता बता रखी है कि निम्नलिखित किस व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। पहला है कि वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे, बाद में उन्होंने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की। वह अपने विचारों के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर उनके शिष्य थे। तो आपको सब पता होगा, रामानुज से प्रेरित थे रामानंद, उनके शिष्य थे कबीर, तो रामानंद इसका सही आंसर होगा। ये 14वीं सदी में हुए हैं और ये वैष्णव संत हैं, ठीक है। रामानंद के अन्य शिष्य कौन कौन से हैं, इनके शिष्य कबीर, ये देखो जाति प्रथा का विरोध करते थे, इनके शिष्य देखिए कबीर जो है जो एक मुस्लिम जुलाहे परिवार से थे, सेन थे वो नाई थे, उसके बाद रैदास मोची थे, साधना कसाई थे, धन्ना एक किसान जाट था, नरहरी एक सुनार था, पीपा एक राजपूत राजकुमार था। ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बायोट्रिक सिस्टम से पद से संबंधित है। देखिए इसको कॉमन सेंस से कैसे करने की कोशिश करेंगे, 50-50 तक कैसे पहुंचेंगे। पौधों में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड्स से उत्पन्न एक नए जैव ईंधन को, ठीक है, मान सकते हैं। दूसरा है कि कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राई जनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को, ठीक है भाई, ये भी हो सकता है।
तीसरा है दूषित पर्यावरण के जैवोपचारण प्रक्रियाओं को शुरू करने की पद्धति से। चौथा है कि गणितीय अभिगणों के त्रिकोणमितीय फलन को हल करने के लिए बायो वर्ड यूज़ किया, तो बायो का संबंधित होगा, ठीक है। जैवोपचारण भी हो सकता है लेकिन नई प्रक्रियाओं को नहीं है। देखो बाद में ट्रिग है, ट्रिग मतलब ट्राई से कुछ बन रहा होगा। देखिए जैसे इसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स है और इसमें भी है ट्राई जनरेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम दो को तो एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते। अब हम देखेंगे क्वेश्चन ए और बी के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, बायोट्रिक में टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि इसका जो आपको पायरोलाइसिस एक विधि है उसमें जबकि O2 यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो अपशिष्ट बायोमास है उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। हीट करने के बाद अपघटित होता है, वो अपघटित होने के बाद वो बायोमास बायो ऑयल में परिवर्तित हो जाता है वो बायोमास, और सिनगैस में परिवर्तित होता है। तो दो प्रोडक्ट निकलते हैं, बायो ऑयल और मैं बायो गैस बोल गया था, बायो ऑयल और सिनगैस, दो में ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स पौधों में नए जैव ईंधन से नहीं है, ये है ट्राइजेनरेशन की टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी। आप देखेंगे बायोट्रिक क्या है, सिस्टम क्या है, एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये कि नए ईंधन की बात कर रहा है। तो ईंधन का नाम ऐसा नहीं देंगे, जैसे कि ईंधन का नाम हमने दिया हुआ इथेनॉल 100, इस तरह का कुछ नाम हो सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का नाम है तो प्रौद्योगिकी है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार कौन होता? अग्रहार होते थे जो राजा होते थे, वो अपने यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। उस दान को भूमि पर ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए कार्य कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए, सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, आक्रमणों का सामना करने के लिए क्लेवन शहर नहीं, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों के व्यापारिक केंद्र, ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के लिए अनुदान में दी गई जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहारिक वर्ड भी यहीं से संबंधित होता है, कौन? उसका मालिक, ठीक है, भूमि का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46, पाल साम्राज्य। तो पाल साम्राज्य के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी, सबको पता है भाई, गोपाल ने स्थापना की थी। पाल साम्राज्य कब रहा था? 750 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, जब इस क्षेत्र में व्यापक अराजकता फैल गई थी, तब इसको स्थापित किया गया था। कहाँ? ठीक है। तो पाल धर्म बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बिल्कुल सही है। देखिए पहले हुए गोपाल, फिर हुए धर्मपाल, फिर उसके हुए देवपाल, ठीक है। तीसरा है कि पाल शासक गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। भाई गोपाल तो स्टार्टिंग का राजवंश बनाया था, वो तो आप समझोगे कितना बिजी रह रहा होगा अपने साम्राज्य को स्थापना करने में, तो वो अभी कैसे जीर्णोद्धार करवाएगा, नया स्थापना बनाएगा, क्योंकि धन वन इकट्ठा करेगा। उसके बाद धर्मपाल ने ये सब कार्य किया था, तो इसका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर यहाँ धर्मपाल होता तो ये बिल्कुल सही होता, ठीक है। इसलिए पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, आंसर आएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सूफी आंदोलन क्या भौतिकवाद की नकारता की बात करता है। सूफी क्या है? भौतिकवाद की नकारता की बात करता है। तो इनके जो सूफियों के जो आदेश हैं, उनको 12 आदेशों को संगठित किया हुआ है, ठीक है। सूफी एक रहस्यवादी होते हैं और जो इनके शिष्य होते हैं उनको कह दिया जाता है मुरीद। जैसे कहते हैं ना, आप देखे होंगे कि हम आपके मुरीद हैं, तो मुरीद मतलब हम आपके शिष्य हैं, ये बात कहता है, ठीक है। जैसे सूफी संप्रदाय को व्यापक 2 वर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात बासरा और बेसरा में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। 1235 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा देखेंगे, सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ शिष्य होता है, गलत बात है। पीर का शब्द होता है रहस्यवादी, पीर शब्द का मतलब रहस्यवादी, और शिष्य का किसे कहा जाता है? मुरीद को शिष्य कह दिया जाता है, इसलिए आंसर आएगा इसका केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 48। पावा कुत्थू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पावा कुत्थू ये दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है, दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है। इसका प्रदर्शन तमिलनाडु में किया जाता है, इसका तमिलनाडु में नहीं, इसका प्रदर्शन जो है केरल में किया जाता है। तो इसका 2 गलत हो जाएगा, पहला आंसर सही होगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी। अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं कौन से? देखिए मरणासन राजकुमारी 16 नंबर की गुफा में मिल जाता है। उड़ती हुई अप्सरा वहाँ पे मिलती है। वज्रपानी है, वज्रपानी के बाद में वहाँ पे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और पद्मपानी, इनकी भी चित्र इन गुफाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। गुफाएं जो हैं मौर्य, गुप्त और शुंग, मौर्य, गुप्ता और शुंगा, MGS याद कर सकते हैं, इनसे संबंधित है। यहाँ पर घोड़े की नाल के आकार की, यानी कि देखिए घोड़े की नाल कैसी होती है? ऐसी, इस आकार की। ये 24 गुफाएं हैं, टोटल कितनी? 24 गुफाएं हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर तीनों की मिलती है, तो सभी 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। कलाकृतियों और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए अब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष का धड़ आपको पता कहाँ से मिला? पुरुष का धड़ का लाल बलुआ पत्थर से मंदिर हड़प्पा से ये मिला है। देखिए दूसरा है जो दाढ़ी वाला पुजारी है, दाढ़ी वाला पुजारी, बैल की कांस्य की प्रतिमा, साथ में जो नर्तकी है, नर्तकी आप देखेंगे
कांस्य की जो प्रतिमा मिली है नर्तकी की, वो भी कहाँ से मिली है? वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं, जो डी आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे। आई होप इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।